नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। इतिहास इस लिहाज से कि लगातार दूसरी बार पोडियम फिनिश हुआ, लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल आया और इस ब्रॉन्ज मेडल को कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी चमक जो है वो गोल्ड मेडल जैसी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्गज हॉकी खिलाड़ी, पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले। धनराज भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। हॉकी में लगातार दूसरी बार पोडियम फिनिश हुआ है, इस बधाई को स्वीकार कीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। नहीं, देखिए, बहुत बहुत बधाई भारतीय हॉकी टीम को। और बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस ओलंपिक्स में। अगर आप देखेंगे कि 6 के 6 मैच जिस तरीके से खेले हैं, पूल के 5 मैच, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल, मुझे है ना ऐसा लगता था कि हम लोग गोल्ड के बिना आ ही नहीं सकते इस ओलंपिक से। अनफॉर्चुनेट ये खेल है, और है ना, खेल में कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट में, और वही हुआ। अगर आप सेमीफाइनल देखोगे तो बहुत ही टक्कर का गेम हुआ। नो डाउट 10 प्लेयर से खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा अमित रोहिदास की कमी भी खली है उस मैच में। तो मैं है ना, ये ब्रॉन्ज भी स्वीकार करता हूँ। बैक टू बैक हम टोक्यो में भी ब्रॉन्ज जीते, और अ, पेरिस में भी हम लोग है ना ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी देश की हॉकी के लिए। बिल्कुल, और अभिनव बिंद्रा तो कह रहे हैं धनराज भाई कि ये जो मेडल है ये इसकी चमक गोल्ड मेडल जैसी है। और शायद इसके पीछे उनके ये ऐसा कहने के पीछे कहानी वही है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया 50 साल से के बाद, और उसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच था जिस पर आप भी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे थे कि 10 खिलाड़ियों के साथ 40 मिनट से ज्यादा खेल लेना। जरा समझाइए हमारे लोगों को कि हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ियों के मुकाबले 10 खिलाड़ियों से 40 मिनट से ज्यादा खेलना और मैच जीतना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। नहीं, मुझे लगता है कि शालिनी भाई की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि है ना 43 मिनट्स हम लोगों ने 10 खिलाड़ियों से खेले। और ओलंपिक्स एक ऐसा खेल है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जब आप ओलंपिक्स में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टीम हमसे कम नहीं है। बिल्कुल। और ओलंपिक्स के पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद ना हॉकी इंडिया लीग, जो यूरो लीग हुआ था, उसमें हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो लोग है ना बात करने लग गए कि तो और पेरिस में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की हॉकी हमारे लड़कों ने खेली है, चाहे वो सीनियर मोस्ट हो, फ्रॉम श्रीजेश टू हरमनप्रीत टू मनदीप, ललित उपाध्याय, है ना, ये सब सीनियर खिलाड़ी हमारे हॉकी टीम के। और जैसी तालमेल जूनियरों के साथ में इन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि है ना आने वाले समय में हमारी हॉकी टीम, चाहे वो एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप हो, इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैं चाहूंगा कि है ना एशियन गेम्स की तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए, ताकि क्वालिफाइंग खेलना ना पड़े। बिल्कुल। क्वालिफाइंग के लिए जब जाते हो तो 6 महीने हम पीछे हो जाते हैं, और एशियन गेम्स के बाद में हम लोगों को 2 साल का है ना समय रहता है कि लॉस एंजलिस में हम लोग कैसे खेलेंगे। अच्छा, एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है धनराज भाई, लेकिन आपसे बेहतर कोई ये समझा नहीं सकता। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मुझे भी पर्सनली ये लगता है, अगर अमित और रोहिदास उस जर्मनी के खिलाफ मैच में होते जो सेमीफाइनल मैच था, क्या नतीजा वही होता या नतीजा वो नहीं होता? नतीजा ये होता कि हम फाइनल खेल रहे होते। नहीं, 100% देखिए, अमित रोहिदास का एक प्लस पॉइंट ये है कि पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि आपको भी पता है शैलेंद्र भाई कि मैं 12 साल है ना पेनल्टी कॉर्नर भाग रहा था हिंदुस्तान की हॉकी टीम के लिए। तो बिल्कुल। अमित रोहिदास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी है ना टीम को जितवा सकता है पेनल्टी कॉर्नर रशर के तौर पे, अगर आप बात करें तो। क्योंकि हम्म। पिछले कई सालों से अमित रोहिदास पेनल्टी कॉर्नर भाग रहा है। नो डाउट मनप्रीत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो प्रेशर रहता है कि है ना एक मेन प्लेयर जो हमारा है लेफ्ट में और राइट में, आप अगर देखोगे तो अमित रोहिदास लेफ्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहा था, और जर्मनप्रीत राइट में। हर वो बॉल के पीछे जर्मनप्रीत और अमित रोहिदास दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की हॉकी हम लोगों ने खेली है, उस उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि ना इस बार कोई नहीं रोक सकता गोल्ड के अलावा। लेकिन अनफॉर्चुनेट
खेल है ये, और खेल में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मुझे याद है हम लोग जब व्हाट्सएप पे उस दिन और बात कर अभिनव रहे थे तो बिंद्रा, आप जो बात कह रहे थे जैसे उस। अभिनव बिंद्रा हाँ हाँ, अपनी बात कहिए। जैसे अभिनव बिंद्रा बोल रहे हैं गोल्ड से कम नहीं है, हमें भी ऐसा ही लगता है कि गोल्ड से कम नहीं है ये, है ना, ब्राउन्स मेडल, क्योंकि बैक टू बैक जीतना और सेमीफाइनल हारने के बाद, क्योंकि मैं वो 4 ओलंपिक्स खेल चुका हूँ, तो है ना, एक बार सेमीफाइनल में हम लोग नहीं रहते हैं, क्वालिफिकेशन के मैच के लिए जब खेलना होता है तो आप अपने आप को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और लड़कों ने वो जिम्मेदारी अपने आप उठाई और ब्रॉन्ज मेडल के लिए फिर वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही है ना, गेम और गेम प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ वो ग्राउंड में उतरे, और जैसे आप है ना अभी दिखा रहे हैं श्रीजेश को, और ये पूरी टीम श्रीजेश के लिए खेली है कि ब्रॉन्ज मेडल तो श्रीजेश को हम है ना भेंट में दे सके। धनराज भाई, हम लोग तो बहुत तारीफ करते हैं उनकी और मैं तो उनको कहता हूं कि वो गॉड ऑफ गोल पोस्ट हैं, लेकिन आप जरा समझाइए कि क्या कमाल किया है पीआर श्रीजेश ने, किस कद के वो गोलकीपर हैं, और ये जो पूरी की पूरी जीत है, ये पूरा का पूरा जो ब्रॉन्ज मेडल है, उसमें उनकी कितनी उपयोगिता है, कितना उनका महत्व रहा, कितना उनका योगदान रहा। और खास तौर पे फिर मैं जा रहा हूं वही ग्रेट ब्रिटेन वाले मैच में जहां पर 10 खिलाड़ियों से खेले और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में जो हुआ वो तो हम सबने देखा था। तालेंद्र भाई, अगर आप देखेंगे उस मैच में तो ना 22 ट्राई हमारे ऊपर हुई, बिल्कुल। और 22 में से 11 ट्राई उन्होंने अपने पैर पे और अपने बदन पे लिए। और उस मैच में मनदीप ने भी बहुत अच्छा काम किया। मनदीप ने पेनल्टी कॉर्नर है ना इमीडिएटली, अमित रोहिदास बाहर जाने के बाद इमीडिएटली उनको है ना पेनल्टी कॉर्नर मिला, और मनप्रीत ने वो काम किया। लेकिन श्रीजेश के बारे में अगर आप बात करें तो ही कम्स इन अ लेजेंड लिस्ट नाउ। बिल्कुल। और वो एक लेजेंड की हैसियत से उस गोल पोस्ट को संभाल रहा था, और वो खुद भी है ना एनालाइज कर रहा था कि ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, और मैं चाहूंगा कि है ना मेरी टीम और मैं एक पदक लेकर भारत लौटूं। और अमित श्रीजेश के बारे में और एक बात जरूर है, अगर वो अपने देश के लिए खेल सका ये 2 साल और, तो खेलना चाहिए। उसके जैसा फिट इंसान गोल में जिस तरीके से वो खेल रहा है, अगर इस बात को अगर वो 2 साल के लिए अगर चुप रहे हैं और अपने लिए अपने देश के लिए खेलें, तो मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। नो डाउट हमारे है ना पीछे गोलकीपर हैं, नहीं करके नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक सीनियर प्लेयर गोल में रहता है तो। मेरा आखिरी सवाल, और वो सवाल भी नहीं है दरअसल, तो मैं आपका बस कमेंट चाह रहा हूं। जीत पर तो बात हो गई, लेकिन अब इस वक्त अगर आपको भारतीय हॉकी टीम को और पीआर श्रीजेश को कोई एक मैसेज देना हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा शैलेंद्र भाई कि बहुत है ना, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ब्रॉन्ज मेडल फॉर आवर नेशन। एंड मैं इतना भावुक हो गया था सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल देखने के टाइम पे। अब बहुत अरसों बाद मैंने ना मैच को एंजॉय किया। जिस तरीके से लड़के लोगों ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि ये ब्रॉन्ज भी मेरे लिए गोल्ड ही है। और पीआर श्रीजेश को यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच। कप्तान हरमनप्रीत, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा भी है ना, जब लोग बात करते हैं सोसाइटी में या कहीं हम जाते हैं, तो लोग यही बात करते हैं कि हॉकी का दिन कब आएगा, और हॉकी का दिन आ गया है। और इस मैच के बाद है ना, इस टूर्नामेंट के बाद हॉकी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम को बरकरार रखने के लिए कोचेस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एशियन गेम्स आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देके है ना एक लगातार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का एक ना मौका गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि अगर धनराज पिल्ले ये कह रहे हैं कि भारतीय हॉकी के अच्छे दिन आ गए हैं, तो वो अच्छे दिन आ गए हैं। आपने समय निकाला धनराज भाई, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको बधाई, क्योंकि इस जीत के पहले के जो संघर्ष हैं उसमें आप भी बहुत बड़े हीरो रहे। यहाँ तक पहुँचने में आपका भी सफर बहुत बड़ा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू शैलेंद्र भाई, और आपका भी है ना योगदान हॉकी में बहुत रहा है। कुछ ऐसे
कलाकार, कुछ ऐसे है ना रिपोर्टर हमारे हॉकी के लिए बहुत योगदान दिए हैं। जब मैं खेलता था मुझे पता है आप ग्राउंड पे आते थे और है ना लोग खिलाड़ियों को है ना प्रोत्साहन करते थे। तो आप जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है हॉकी के लिए। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू थैंक यू।